हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का एविडेंस एक्ट का तीसरा दिन है। मेनली आज हम चलेंगे सेक्शन नंबर 17 से 17वां सेक्शन। और ये टॉपिक जो आज का हम लोगों का है ये स्वीकृतियों से संबंधित है। धारा 17 से लेकर धारा 31 तक स्वीकृतियों से संबंधित धाराएं ये सारी। और इसमें एक खास बात है, 17 से लेकर धारा 17 से लेकर 23 तक तो स्वीकृति वर्ड स्वीकृति ही रहता है। फिर 24 से लेकर 30 तक, धारा 24 से लेकर धारा 30 तक स्वीकृति क्या होती है? संस्वीकृति बन जाती है। संस्वीकृति वो स्वीकृति है जो किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या अपराध से संबंधित मामलों में की जाए। अगर अभियुक्त व्यक्ति स्वीकृति कर रहा है तो उसकी स्वीकृति संस्वीकृति मानी जाती है। पूछा जाता है साक्ष्य अधिनियम में ये कहाँ पर परिभाषित है, तो पूरे साक्ष्य अधिनियम में संस्वीकृति कहीं पर भी परिभाषित नहीं है, बस इस्तेमाल होती है। अभी हम आपको पूरा डिटेल्ड पढ़ाएंगे इसके बारे में। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। स्वीकृतियां या एडमिशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। 17 में स्वीकृति की परिभाषा है, धारा 17 में एविडेंस एक्ट की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 देखें। एज इट इज आपको लिखना है, थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल से याद हो मगर वर्ड से ही लिखना है। स्वीकृति वो मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विभागक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जो अतिश्मन पश्चात का मतलब होता है बाद में वर्णित है। ये शब्द आपको लिखना होता है, ये बहुत अच्छा शब्द है अतिश्मन पश्चात। हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं, इंग्लिश को में इसको कहते हैं हेयर इन आफ्टर। तो अभी हम देखेंगे यहाँ के बाद, मतलब धारा 18, 19, 20, 21, 22 इन सब में देखेंगे, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है यहाँ के बाद। कहने का मतलब है स्वीकृति क्या है? या तो मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई कथन है जो किसी विभागक या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों से ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जो यहाँ के बाद दर्शित की गई है। मतलब वो पक्षकार हों या वाद से संबंधित व्यक्ति हों, उनके द्वारा जो कथन किए जाएं और वो विभागक तथ्य या सुसंगत तथ्यों से संबंधित हों, कनेक्टेड हों, तो उनको सुसंगत हों, तो इन सारी कथनों को क्या कहा जाएगा? स्वीकृति कहा जाएगा। धारा 18 बताती है एविडेंस एक्ट की, स्वीकृतियां कार्रवाई के पक्षकार या उनके अभिकर्ता द्वारा। कहने का मतलब है धारा 18 में ये बात बताई गई है कि चाहे वाद के पक्षकार हों, कार्रवाई के पक्षकार हों या उनके अभिकर्ता हों, तो वो जो बात कहते हैं तो वो बातें उनकी स्वीकृतियां मानी जाती हैं जब वो पक्षकार या अभिकर्ता होते हैं। 19वीं धारा कहती है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। विशेष मामला होता है ये स्वीकृति के मामले में। इसको आप उदाहरण से समझेंगे तो पूरी तरह से समझ जाएंगे। कहने का मतलब है कोई एक व्यक्ति अपना कथन करता है, वो पक्षकार नहीं होता है वो व्यक्ति जो कथन कर रहा है, और उसके कथन को पक्षकारों के विरुद्ध साबित किया जाता है। मतलब किसी पक्षकार के विरुद्ध उसका कथन जो है स्वीकृति है। इसमें हमने उदाहरण दे दिया है, इलस्ट्रेशन है इस वेयर एक्ट का ही, कि का एक अभिकर्ता है जो खा मकान मालिक है, उसके किराए को वसूलता है गा किराएदार से। कहने का मतलब है का काम अपने मकान मालिक खा के लिए गा से किराया वसूलना है। हुआ क्या, जो का था उसकी नीयत अभिकर्ता की कुछ खराब हो गई, तो मकान मालिक ने जब उससे पूछा कि आप गा किराएदार से किराया ले आए, तो का कहने लगा नहीं भाई, उनके ऊपर तो किराया बाकी नहीं बचा है। तो यहाँ पर गा ने आके मकान मालिक से कहा नहीं भाई, मेरे ऊपर किराया बाकी है आपका, मगर ये अभी मैं दे नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर गा का जो कथन है, जो कह रहा है नहीं मुझ पर किराया बाकी है, जबकि अभिकर्ता कह रहा नहीं है, तो गा का कथन का अभिकर्ता के विरुद्ध क्या किया जा सकता है? संस्वीकृति के रूप में, या संस्वीकृति नहीं कहेंगे, संस्वीकृति अभी नहीं आएगी धारा 24 से पहले, स्वीकृति के रूप में लिया जाएगा गा का कथन। समझ गए होंगे आप। हालांकि पक्षकार का और खा है, जबकि तीसरा व्यक्ति गा है, उसका कथन पक्षकारों के विरुद्ध स्वीकृति के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर धारा 19 लगेगी।
धारा 20 कहती है वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा स्वीकृतियां। जो आपका वाद के पक्षकार होते हैं उनमें से कोई एक पक्षकार कह दे कि आप फला आदमी से जाके बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, वो सब कुछ जानता है, तो उस थर्ड पर्सन का जो कथन होता है वो स्वीकृति हो जाता है। जैसे इसमें इसको भी इलस्ट्रेशन से समझिए आप। प्रश्न यह है कि क्या का द्वारा खा को बेचा गया घोड़ा अच्छा है। तो हुआ क्या है, का ने क्या किया है, खा को घोड़ा बेचा है। प्रश्न ये उठता है कि जो घोड़ा बेचा गया है वो अच्छा है, बेहतरीन है। तो खा कहते हैं किससे, का से, खा से का कहता है, का कहते हैं खा से कि आप जाकर गा से पूछ लीजिए, वो गा जो है सब कुछ जानता है घोड़े के बारे में। तो यहाँ पर गा जो भी कथन करेगा वो उसका स्वीकृति हो जाएगी। ये इसलिए हम पढ़ा रहे हैं इलस्ट्रेशन से, क्योंकि जो आप परीक्षाएं देखते हैं उनमें डायरेक्ट इलस्ट्रेशंस आते हैं या फिर आता है ये इलस्ट्रेशन किस धारा से संबंधित है। तो आप धारा को भी बाकायदा समझ रहे होंगे कि जहाँ पर दो व्यक्ति जो पक्षकार हों और उनमें से कोई एक पक्षकार तीसरे आदमी का नाम ले दे कि उससे आप पूछ लीजिए, अभिव्यक्त कर दे कि तीसरे आदमी गा से आप पूछ लीजिए, वो सब कुछ जानता है, तो वहाँ पर गा व्यक्ति जो भी कथन करेगा उसका हर कथन क्या होगा, स्वीकृति होगा। फिर आप आ जाइए धारा 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत आती है। स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। ये धारा 21 एग्जैक्टली बताती है किस, ये मेन बात कही गई है कि जो स्वीकृतियां करते हैं, जो व्यक्ति करते हैं, चाहे वो अभिकर्ता हो या पक्षकार हो, मेनली स्वीकृतियां उनके विरुद्ध साबित की जाती हैं। मगर कभी कभार ऐसी भी परिस्थिति आ जाती हैं अपवाद स्वरूप, जिनमें स्वीकृतियां क्या होती हैं, स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के द्वारा या उनकी ओर से भी साबित की जा सकती हैं। तो यहाँ पर पहले तो ये बता दिया कि स्वीकृतियां करने वाले के विरुद्ध साबित की जाती हैं और सुसंगत होती हैं उनके विरुद्ध, चाहे वो पक्षकार हो, चाहे उनके हित प्रतिनिधि हो या उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। मगर 3 अवस्थाएं हैं जिनमें सिवाय लिख दिया गया है, इसमें मैटर सब हमने दिया हुआ है। 3 अवस्थाएं हैं जिनमें स्वीकृतियां उनके द्वारा या उनकी जिनकी ओर से की गई हैं उनके पक्ष में साबित की जा सकती हैं, उनके ओर से साबित की जा सकती हैं। पहली अवस्था है कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकती है जब वो इस प्रकृति की हो कि यदि उसे करने वाला मर गया है तो धारा 32(1) के अधीन सुसंगत है। कहने का मतलब है स्वीकृति करने वाला व्यक्ति अगर मर गया है तो उसका कथन, चूंकि मृत्युकालिक कथन हम आपको अगले टर्न पर पढ़ाएंगे, अगले टर्न पर तो बहुत डिटेल्ड पढ़ाएंगे, तो उस अवस्था में मृत्युकालिक कथन के रूप में उसकी स्वीकृति को उसकी ओर से या उसके द्वारा साबित किया जा सकता है। दूसरी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, थोड़ा सा समझ लें इसको। कोई भी स्वीकृति अगर किसी व्यक्ति की ओर से तब साबित की जा सकती है जब वो मन की या शरीर की किसी दशा के बारे में सुसंगत हो या विवाद हो। कोई ऐसा प्रश्न है जो किसी व्यक्ति के मन की या शरीर की दशा से संबंधित है और तब मन के या शरीर की दशा से संबंधित होने के साथ साथ वो जो मामले वर्णित हुए हैं उनके साथ विवादक तथ्य भी है। तो होता क्या है, ऐसे मामले में उसकी जो स्वीकृति होगी वो उसकी ओर से या उसके द्वारा सिर्फ तब साबित की जा सकती है जब ये साबित कर दिया जाए कि उसकी मन और शरीर की दशा ऐसी है कि वो इस हालत में झूठ नहीं बोलेगा। जैसे कि नार्को टेस्ट होता है, ठीक, तो नार्को टेस्ट में ये माना जाता है कि आदमी बिल्कुल अर्ध चेतन अवस्था में है और वो अब झूठ बोलने की अवस्था में नहीं है, तो उसके द्वारा की गई जो भी वचन होते हैं, जो भी कथन होते हैं, तो अगर ऐसे आपको लग रहा है ये झूठ बोल सकता है तो उसका नार्को टेस्ट करा लीजिए, तो उसके मन या शरीर की दशा से संबंधित बातें हो जाएंगी और उसके द्वारा किए गए कथन क्या होंगे, उसकी ओर से या उसके द्वारा जो किए गए हैं वो सुसंगत जो होंगे, स्वीकृति के रूप में साबित किए जा सकेंगे, सुसंगत होंगे। तीसरी और आखिरी बात, कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से
तब साबित की जा सकती है यदि वो स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत है। बहुत सारे वचन होते हैं, जैसे आप धारा 5 से लेकर 55 तक पढ़ेंगे, सारे ऐसे वचन किए गए हैं लगभग कि वो जैसे रेस डिजेस्टे होते हैं, कि ऐसे कथन क्या होते हैं, स्वीकृति नहीं होते हैं, मगर स्वीकृति ना हो क्योंकि वो स्वीकृति नहीं है तो स्वीकृति ना होने के कारण वो अन्यथा सुसंगत होते हैं। ये नहीं कह सकते कि स्वीकृति थी, वो कथन थे और वो सुसंगत मान लिए गए। कहने का मतलब है कोई स्वीकृति है ही नहीं, ठीक, तो वो ऐसे रूप में सुसंगत मान ली जाएगी। फिर आप धारा 22 पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट धारा है। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं? यूजली जो होता है जो दस्तावेज होते हैं उनमें दस्तावेज ही पेश किए जाते हैं, वहाँ पर मौखिक स्वीकृतियां जो हैं वो सुसंगत नहीं होती, मगर अपवाद स्वरूप ये माना जाता है कि कहीं पर अगर पक्षकार ये इजाज़त ले लेने न्यायालय से कि वो द्वितीय साक्ष्य देने का हकदार है, तो ऐसी अवस्था में दस्तावेजों के या जैसे द्वितीय साक्ष्य दिए जा सकते हैं, वहाँ पर मौखिक साक्ष्य स्वीकृतियाँ सुसंगत होती हैं। अभी हम आगे चलाएंगे, बताएंगे आपको कब द्वितीय साक्ष्य दिए जा सकते हैं, बहुत डिटेल पढ़ाएंगे इसके बारे में। इसीलिए हमारा कोई भी आप लेक्चर मिस ना करिएगा, इसके लिए सबसे बेहतर है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम पर डे जो भी आपको वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे आपको तुरंत मिल जाएगा। और रेगुलर वे में आप हमारी जो यूट्यूब पर वीडियो की लिस्ट है उस पर जाकर देखते रहें रेगुलरली। अगर आप पिछला सब्जेक्ट छोड़ चुके हैं, चूँकि हम CRPC पढ़ा चुके हैं पूरी, अगर आपका मिस हो गया है तो हमने वहाँ पर आप डे वाइज नीचे की तरफ उतरते चले जाएंगे, आपको सारी CRPC लाइन से लगी मिल जाएगी। उसके अलावा हमने CRPC की एक प्लेलिस्ट बना दी है, कंप्लीट CRPC प्लस प्री प्लस मेंस, क्योंकि ये मैटर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ जहाँ हम दिखा शॉर्ट लिख रहे हैं वो प्री के हिसाब का मैटर है, जहाँ पर हम विस्तृत लिख रहे हैं, केस लॉस दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट दे रहे हैं, तो समझ जाइए वो मैटर मेन से रिलेटेड है। हालांकि हम प्री मेंस लिख भी देते हैं, कहीं चूक हो जाए तो आप ये भी ध्यान रखिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वे में आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा। और सारे कैंडिडेट जो आपके दोस्त हों, साथी हों, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट मैटर है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे वो HJS हो, PCSJ हो, APO हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, या आप LLB कर रहे हो, LLB के साथ साथ भी आप जज की तैयारी कर सकते हैं। इस तरह के नोट्स हम दे रहे हैं, पर्याप्त हैं कि आप बेहतरीन 2-3 साल तैयारी करते रहिए, लॉ करते करते आप सेलेक्ट हो जाएंगे। हमने बताया कि दस्तावेज हैं उनका मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाता है जनरली, मगर अगर पक्षकार ये दर्शित करने में कामयाब हो जाए कि वो द्वितीय साक्ष्य देने का हकदार है, या दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत ना हो, मतलब ये प्रश्न ही ना उठता हो कि दस्तावेज नकली है, तो वहाँ इन दो दशाओं में क्या हो सकता है, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। मौखिक साक्ष्य जो होंगे वो स्वीकृतियाँ मान ली जाएंगी, सुसंगत मान ली जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह की चूँकि IT एक्ट आ गया 2000 में, तो जो दस्तावेज थे उनके यहाँ पर अभिलेख की जगह पर क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्द आ गया। तो धारा 22 का कहती है कब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु से संबंधित मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत है। तो इलेक्ट्रॉनिक अंतर्वस्तु से संबंधित मौखिक स्वीकृतियाँ सिर्फ और सिर्फ कब, जबकि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना या उसकी असलियत प्रश्नगत ना हो, सिर्फ उन मामलों में मौखिक स्वीकृति जो है सुसंगत है, अन्यथा सुसंगत नहीं है। धारा 23 पूछा जाता है एविडेंस एक्ट की धारा कौन सी सिर्फ और सिर्फ सिविल मामलों से संबंधित है। अब तो आप ध्यान रखिएगा, धारा 23 एक सेकेंड और 55 पूछा जाए सिर्फ सिविल मामलों से धन संबंधित धाराएं एविडेंस एक्ट में कौन सी हैं, तो धारा 23 और धारा 55 जो है सिर्फ और सिर्फ सिविल मामलों से संबंधित है। इसमें दांडिक मामलों की बात नहीं हुई है, वरना पूरा एक्ट दांडिक मामलों से ही संबंधित है एविडेंस एक्ट। तो धारा 23 देख लें, सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। प्रायः सामान्यतः सिविल मामलों में जो स्वीकृतियां हैं वो एकदम सुसंगत हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सिर्फ 2 मामले ऐसे हैं जहां पर जो स्वीकृतियां हैं सिविल मामलों में भी सुसंगत नहीं होती। वो 2 मामले कौन से हैं? पहला मामला ये है जब स्वीकृति इस शर्त पर की गई हो कि स्वीकृति का प्रयोग साक्ष्य के रूप में नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, न्यायालय ये अनुमान लगा सके कि पक्षकार इस बात पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य मतलब स्वीकृति का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है कहीं से भी स्वीकृति अगर पक्षकार इस बात पर कर रहे हैं कि हम लोग इन स्वीकृतियां का साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं करेंगे, या न्यायालय अपने आप अनुमान लगा ले कि पक्षकार आपस में ये सलाह मशवरा कर चुके हैं कि वो स्वीकृतियों के साक्ष्य को न्यायालय में एक दूसरे के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो ऐसे मामलों में स्वीकृतियां जो है सुसंगत नहीं है, वरना हर मामले में सुसंगत है। धारा 24 पर आ जाइए। धारा 24 थोड़ा सा समझने वाली है। उत्प्रेरणा कहते हैं फुसलाने को, धमकी या वादा या वचन, वादा को वचन कहते हैं, द्वारा कराई गई संस्वीकृतियां दांडिक मामलों में कब विसंगत होती हैं। पूछा आपसे ये जाता है कि जो दांडिक मामले हैं उसमें अब देखिए यहाँ पर स्वीकृति ना होकर अब यहाँ से शब्द हो गया संस्वीकृति। तो अगर कोई अभियुक्त व्यक्ति है और किसी प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष कोई संस्वीकृति करता है, प्राधिकारवान व्यक्ति भी समझ लीजिए जिसके अंडर में आप हो, चाहे आप मतलब मान लीजिए पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस वाला प्राधिकारवान व्यक्ति है, आप गांव में हैं तो आपका जो प्रधान है गांव का वो प्राधिकारवान आदमी माना जा सकता है, या आपके घर का कोई मुखिया हो सकता है, या आपके मोहल्ले का कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो मेन आदमी हो, या पति के अधीन पत्नी है, पत्नी के अधीन पति हैं, तो यहाँ पर पत्नी को पति को अगर पत्नी जो है पति के अंडर में है तो पति जो है वो प्राधिकारवान व्यक्ति है, मतलब वो व्यक्ति जिसके अंडर में दूसरा व्यक्ति है वो व्यक्ति प्राधिकारवान व्यक्ति होता है। तो किसी व्यक्ति ने, किसी अभियुक्त व्यक्ति ने ऐसे प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति कर दी है और उसे खतरा है कि ऐसा प्राधिकारवान व्यक्ति उसके द्वारा की गई जो संस्वीकृति है उसका नाजायज फायदा उठाएगा, या चूंकि उस प्राधिकारवान व्यक्ति के विरुद्ध संस्वीकृति है तो वो अपने विरुद्ध बुराई का खात्मा कर देगा, उस संस्वीकृति को गलत तरीके से इस्तेमाल करके। तो ऐसे मामलों में जो होगी संस्वीकृति अगर उत्प्रेरणा, धमकी या वचन या इन सब के द्वारा की गई है तो ऐसे मामलों में संस्वीकृति विसंगत होती है। समझ गए होंगे आप कि संस्वीकृति अगर किसी प्रलोभन, धमकी वगैरह के दिए गई है और ऐसा लग रहा है कि प्राधिकारवान व्यक्ति उस संस्वीकृति का गलत फायदा उठाएगा या अपने विरुद्ध किए गए अपराध के विरुद्ध उस संस्वीकृति का इस्तेमाल गलत तरीके से करेगा, तो वहाँ पर वो संस्वीकृति विसंगत है, सुसंगत नहीं है। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आपको मिलते हैं। पहला मामला है पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर, AIR 1939 का ये केस है। इस मामले में पाकला नारायण के स्वामी के जो कथन था, जो संस्वीकृति थी, जो कथन थे उसको संस्वीकृति मान लिया था न्यायालय ने, जबकि पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, ये मामला है 1952 का, AIR 1952। इस मामले में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने पलविंदर कौर के कथन को संस्वीकृति नहीं माना था। तो पूछा जाता है कौन सा कथन जो है संस्वीकृति से संबंधित है, कौन सा नहीं है, तमाम तरह के प्रश्न। कोई भी ऐसी चीज़, हम एक भी वर्ड आपको नहीं पढ़ा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट ना हो, हर चीज़ हम चुन चुन के पढ़ा रहे हैं कि आप कॉम्पैक्ट एंड बेस्ट मटेरियल पाएँ। पढ़ाने वाले बहुत हैं यूट्यूब पे, मगर आप कहीं पर भी हैंड रिटन नोट्स नहीं पाएंगे, कहीं पर भी इस तरह से सेलेक्टिव मटेरियल नहीं पाएंगे, कहीं पर भी इतना लेटेस्ट आप जजमेंट्स नहीं पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। हम एकदम केस के साथ, जहां पर केस की ज़रूरत है वहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट, पुराने जजमेंट, प्रचलित जजमेंट सब वो देते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आप जो है मैटर अच्छा सा ना लिखें तो केस लॉ लिखे आएँ तब भी आपको नंबर पूरे मिले। इसलिए कंप्लीट मैटर है, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। फिर धारा 25 पर आप आ जाइए कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित ना किया जाना।
अगर कोई भी संस्वीकृति पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई है, चाहे वो किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई हो, तो उस संस्वीकृति को उस अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। इसमें एक टर्म आता है प्रत्याहारी संस्वीकृति, प्रत्याहारी या रिट्रैक्टेड संस्वीकृति कहते हैं इसको। प्रत्याहारी संस्वीकृति का मतलब है कह के मुकर जाना, संस्वीकृति करके मुकर जाना। जैसे होता है अक्सर, पुलिस के सामने आदमी बयान देता है कुछ, चाहे वो डर में दे, दहशत में दे या अपने मन से दे, फिर वो कोर्ट में जाके अपने स्टेटमेंट बदल लेता है। तो उसके जो ये संस्वीकृति है पुलिस के समक्ष की गई और कोर्ट के सामने कुछ और की गई, तो इसको कहते हैं प्रत्याहारी संस्वीकृति। पूछा जाता है टर्म। एक और पूछा जाता है न्यायकोत्तर संस्वीकृति। तो न्यायालय के बाहर जितनी भी संस्वीकृति की जाए वो न्यायकोत्तर, न्यायालय के बाहर की संस्वीकृतियाँ होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति की भी समक्ष करें, डॉक्टर के समक्ष करें, ये सारी न्यायिक उत्तर है। मजिस्ट्रेट के सामने करते हैं तो वो न्यायिक संस्वीकृति होती हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है 2020 का, तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य, AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठा कि जो NDPS जो मनो वो होती है औषधि मना स्थिति एंड औषधि निवारक अधिनियम होता है NDPS, इस एक्ट के प्रश्न ये उठाता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि जो इस एक्ट के अंतर्गत अधिकारी होते हैं, जो इस एक्ट की धारा 53 के अंतर्गत अन्वेषण की शक्तियां रखते हैं, तो क्या वो पुलिस अधिकारी हैं या नहीं है। तो हालांकि इसमें दो मत हो गए थे। बहुमत ने यही निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट की जो बहुमत का निर्णय था न्यायाधीशों का, वो यही था कि जो अन्वेषण अधिकारी हैं NDPS के, वो पुलिस अधिकारी हैं और इसी को सही माना गया। कहने का मतलब है NDPS के जो अधिकारी जो अन्वेषण करते हैं, अगर उनके समक्ष किसी व्यक्ति ने संस्वीकृति की है तो उसको भी न्यायालय में साबित नहीं किया जाएगा। धारा 26 पर आ जाइए। पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। एज इट इज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी जब तक कि वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो। कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई, अगर पुलिस कस्टडी में है कोई व्यक्ति और वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में संस्वीकृति कर रहा है, तब तो साबित की जा सकती है, वरना साबित नहीं की जाएगी। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, एक बहुत पुराना केस है, बहुत प्रचलित केस है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ा या सिंघारा सिंह, AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि संस्वीकृति तभी ग्राह्य होती है जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अनुसार की गई हो। 164 हमने आपको CRPC पढ़ाई हुई है। तो अगर 164 के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने संस्वीकृति की है तभी वो उसके विरुद्ध साबित की जाएगी, ग्राह्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। एक बात इसमें आप स्टार बना के हमने और बात समझा दी कि न्यायिक पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है अगर वो मजिस्ट्रेट के समक्ष ना की गई हो। मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई होगी तो ग्राह्य हो जाएगी। उसके अलावा न्यायिक अभिरक्षा में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके द्वारा की गई संस्वीकृति जो होती है वो ग्राह्य है, मतलब मानी जाएगी, ग्रहण की जाएगी न्यायालय द्वारा। अब आ जाइए आप लोग धारा 27, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। एक एक वर्ड इसका ध्यान रखिएगा कि जब कोई अभियुक्त मतलब किसी का पकड़ा गया कोई व्यक्ति है, पुलिस कस्टडी में है वो, और वो अभिसाक्ष्य देता है और अभिसाक्ष्य के अनुसार जिस अपराध के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया गया है या किसी अपराध के अंतर्गत वो गिरफ्तार है, तो उस गिरफ्तारी के पुलिस अभिरक्षा के दौरान वो पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में है और वो कुछ चीज़ें बरामद करा देता है, तो उसकी जानकारी के बाद जो है उन चीज़ों का पुलिस पता लगा लेती है, बरामद कर लेती है। तो उसकी जानकारी के बाद बरामद उतनी बातें, उतनी चीज़ें चाहे वो संस्वीकृति की कोटि में आती हों या नहीं आती हों,
उतनी चीज़ें जो बरामद हुई हैं जिनका पता लगा है कस्टडी के दौरान उस अभियुक्त व्यक्ति द्वारा और वो उस अपराध से स्पष्टता संबंधित हैं, ऐसी चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें जो उस व्यक्ति द्वारा पता लगी हैं, साबित की जा सकेंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, इसी पूरे इस मैटर पे बेस्ड केस है ये। पुलकरी कोटैया बनाम एवं अन्य बनाम एम्परर AIR 1947। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अभियुक्त व्यक्ति जब अभिरक्षा, पुलिस अभिरक्षा में हो और पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए वो उन चीज़ों का पता लगवाए पुलिस अधिकारियों से, और पुलिस अधिकारी ऐसी चीज़ों का पता लगा ले, तो चाहे वो चीज़ें संस्वीकृति में आती हों या ना आती हों, सिर्फ उतनी चीज़ें जो होंगी साबित की जा सकेंगी साक्ष्य के तौर पर जो पुलिस कस्टडी के दौरान अभियुक्त व्यक्ति ने बरामद करवाई हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट केस भी हमने दे दिया, पुराना केस भी दे दिया 1947 का भी और 2019 का भी। 2019 का दूसरा केस हम बताए हैं आपको, रंजीत कुमार हल्दर बनाम सिक्किम राज AIR 2019 सुप्रीम कोर्ट। ये केस हम आपको 106 धारा में भी पढ़ाएंगे, साक्ष्य अधिनियम की धारा आगे 106 पढ़ाएंगे, उसमें भी पढ़ाएंगे, उसमें डिटेल्ड पढ़ाएंगे। यहाँ पर एग्जैक्टली ये कहा गया था, ये हुआ था मसले में, ये मैटर में, कि जो पत्नी थी उसने रंजीत के साथ अपने पति को मार डाला और मारने के बाद उसने अपने ही घर के कमरे में उसको दफन कर दिया और उसके ऊपर लकड़ी वगैरह डाल दी। तो जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो वहाँ से वो शव उस पति का शव बरामद हुआ, जिस पति का शव बरामद किया गया। और इस बरामदगी ऑफ शव की बरामदगी के आधार पर, चूंकि पुलिस कस्टडी में होते हुए ये शव बरामद किया गया था, तो इस शव बरामद के आधार पर इनको रंजीत कुमार हल्दर को सजा हुई थी। तो ये कहा गया कि क्योंकि एक पुलिस कस्टडी में प्रमाण साक्ष्य मिले हैं इसलिए इनको साबित किया जा सकेगा। फिर आप आ जाइए धारा 28 पर। धारा 28 पे, उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृतियां सुसंगत है। अभी हमने पढ़ाया था आपको धारा 24 में कि अगर उत्प्रेरणा, धमकी और इन सब के कारण अगर संस्वीकृति कराई गई है तो वो विसंगत होती है। मगर अगर वो उत्प्रेरणा, धमकी और ये ऐसा डर अगर आपके मन से निकल गया है और तब आप संस्वीकृति करते हैं तो आपकी संस्वीकृति सुसंगत होगी, आपके विरुद्ध साबित की जा सकेगी। धारा 29 में आ जाइए, अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत ना हो जाना। कहने का मतलब, अगर कोई संस्वीकृति है आपकी, आपने सुसंगत तथ्यों के बारे में कोई संस्वीकृति की है, तो सिर्फ और सिर्फ गुप्त रखने के वचन के कारण या प्रवंचना के कारण, प्रवंचना कहते हैं फायदा प्राप्त करने के लिए सच को छुपाना, या फिर नशे में होने के कारण, या फिर उत्तरों में प्रश्नों के उत्तरों के बारे में, मतलब कोई प्रश्न जिसका उत्तर देना जरूरी नहीं था और आपने उत्तर दे दिया, ऐसे मामले में अगर या फिर चेतावनी का अभाव, मतलब बिना चेतावनी दिए आपको से क्या किया गया, संस्वीकृति करा ली गई सुसंगत तथ्यों के बारे में, तो अगर वो और हर तरह से सही है तो वो सुसंगति जो होगी, जो संस्वीकृति होगी वो सुसंगत होगी। सिर्फ और सिर्फ इन 5 कारणों के कारण जो आपकी सुसंगत तथ्यों से संबंधित संस्वीकृति है वो विसंगत नहीं हो जाएगी। फिर ये धारा 30 हम अगले टर्न पर आपको बहुत विस्तृत पढ़ाएंगे, इससे संबंधित बहुत केस लॉज पढ़ाएंगे। फिर आखिरी धारा है स्वीकृति से संबंधित स्वीकृतियां जो हैं वो निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती हैं। विबंध के भी बारे में हम आपको धारा 115 में पढ़ाएंगे कि स्वीकृतियां जो होती हैं वो निश्चायक सबूत नहीं होती हैं। हाँ, वो क्या कर सकती हैं, विबंध, मतलब किसी बात को आपने कह दिया है तो आपको अपने वचन से पलटने नहीं दिया जाता, इसको कहते हैं विबंध। डिटेल्ड पढ़ा देंगे हम आपको। तो कहने का मतलब है स्वीकृतियां जो हैं निश्चायक सबूत नहीं है मगर विबंध कर सकती हैं, मतलब आपको अपनी बात से कहने से, जो आप कह चुके हैं उससे मुकरने नहीं दिया जाएगा। अगर आपको कोई असुविधा है तो हमारे नंबर हमने दे दिया है, उसके अलावा अपना चैनल दे दिया @ लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, और नंबर है 945077070672। कोई भी असुविधा होने पर इस नंबर पर, या आप चैनल ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो डायरेक्ट आप हमारा चैनल डाल लें।
आप यूट्यूब पे हम तक पहुंच जाएंगे। सारे वीडियोस लाइन से लगे हुए हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते चले जाइए, लेटेस्ट आपको मैटर मिलता चला जाएगा। फिर भी कोई असुविधा हो तो हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। ये कंप्लीट मैटर है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे इंडिया में कोई भी जुडिशरी एग्ज़ाम हो, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या LLB एग्ज़ाम हो, सबके लिए पर्याप्त मैटर है, लेटेस्ट मैटर है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मैटर को शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।